मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते ऑल ऑफ यू। वर्षा अगर क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी पढ़ा और वैल्यू एडेड टैक्स होता क्या है ये समझा। आज हम करेंगे आर्टिकल्स। ये जो क्लास है आज की हमारी थ्योरी बेस्ड क्लास है, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसको इंटरेस्टिंग बनाने की। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखो, ये जो आर्टिकल की जो लैंग्वेज है ना, इसको मैं चेंज तो नहीं कर सकती, मैंने इसको एज इट इज इम्पोर्ट कर दिया है। ओके, जो आर्टिकल ये जो हमारा 265 है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन नोट दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। देखो ये क्या कह रहा है, इज इट वेरी मच क्लियर, कोई भी बंदा टैक्स नहीं लगा सकता, टैक्स नहीं लगा सकता एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ओनली गवर्नमेंट दैट द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट द टैक्स। यानी कि ये जो कंट्री है चलाने की जो पावर है वो अंबानी, अडानी, कोई भी हो उनके पास नहीं है। यानी कि टैक्स लगाने की जो अथॉरिटी है ना, हैज नो बॉडी हेल्स अदर देन द गवर्नमेंट। सो इस आर्टिकल जो शेड्यूल है, ये जो इस शेड्यूल 7 डिवाइडेड द सब्जेक्ट इनटू 3 कैटेगरीज। यानी कि जो आर्टिकल 265 है, शेड्यूल 7 में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आता है हमारा यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ लेजिस्लेशन। यानी कि लिस्ट 1 विच इज यूनियन लिस्ट, प्लीज आपको सुनना पड़ेगा व्हाट आई एम सेइंग। इसमें क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो टैक्स के ऊपर लिखने की जो पावर है ना, कि कैसे टैक्स लगाना है और उसको कलेक्ट करने की जो पावर है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। हाँ जी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो लिस्ट 1 में जितने भी टैक्स आते हैं, लाइक दैट इनकम टैक्स हो गया, तो इनकम टैक्स कौन लगाएगा, कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे ही कस्टम एक्ट कौन लगाएगा, कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये डिफाइन किया गया है लिस्ट 1 में, जो कि ये क्या कह रहे हैं कि टैक्स आ रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जो है पैसा आएगा। इन टैक्स से क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पैसा आएगा। अब बात आती है लिस्ट 2 की, स्टेट लिस्ट है जो। ठीक है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ लेजिस्लेशन। यानी कि अब ये क्या कह रहा है कि लिस्ट 2 विच इज स्टेट लिस्ट, इसमें जो टैक्स आ रहे हैं ना, लाइक दैट एग्रीकल्चर इनकम, टोल टैक्स से जो टैक्स आ रहे हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे। यानी कि वो एग्रीकल्चर इनकम से जो पैसा आ रहा है, टैक्स आ रहा है, टोल टैक्स से जो भी पैसा आ रहा है, वो किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब बात आती है लिस्ट 3 की, जो कि कौन सी है, कॉन्करेंट लिस्ट है। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लेजिस्लेशन। यानी कि अब कुछ एरिया ऐसे हैं जहां सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का जो झगड़ा होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, बॉर्डर पे, लाइक दैट दिल्ली और हरियाणा का जो बॉर्डर है, दिल्ली एंड यूपी का जो बॉर्डर है, राजस्थान एंड हरियाणा की कौन सी भी स्टेट है, जैसे कि किसके पास पैसा आना चाहिए, तो जो 2 स्टेट आपस में न लड़े, इसलिए जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है। तो लिस्ट 3 इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर एक जो है ना लॉ बनाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर एक लॉ बनाते हैं कि किसके पास कौन सा पैसा जाना चाहिए। उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। तो क्या समझे, फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, जिसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है लॉ और वही टैक्स कलेक्ट करती है। सेकेंड इज स्टेट लिस्ट, थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। डन। अब हमको पता लग गया, अब टैक्स लगाने और कलेक्ट करने की पावर किसके पास है, सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एज पर शेड्यूल 7। ओके, अब बात आती है हमारी आर्टिकल 246 की। देखिए अभी चलते हैं। आर्टिकल 246 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो अब हम जो है ना जीएसटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, किसी ने तो जीएसटी का लेजिस्लेचर लिखा होगा। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, आपको सुनना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज यदि आपका ध्यान इधर उधर हो गया है तो आप वीडियो को बैक करें और दोबारा ध्यान से सुनें। ठीक है,
अब मैं क्या कह रही थी, आपको जीएसटी पढ़ रहे हो आप, किसी ने तो जीएसटी का लेजिस्लेचर लिखा होगा, ना कि जीएसटी में मतलब इसमें क्या क्या कवर होना चाहिए, किन किन के ऊपर टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, जैसे कि गुड्स बेचोगे या सर्विस दोगे तो जीएसटी लगेगा, अच्छा कितनी रेट से लगेगा, क्या वैल्यू होनी चाहिए, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर लगेगा, किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगेगा, ये जो है ना सारी बातें लिखनी पड़ती हैं। लेजिस्लेचर है ना, तो कौन लिखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखेगी या स्टेट गवर्नमेंट लिखेगी। तो ये सारी बातें अब हो रही हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलूं, देखो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को हम क्या क्या बोल सकते हैं, किस किस नेम से हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोलूं, यूनियन गवर्नमेंट बोलूं या पार्लियामेंट बोलूं, इज वन ऑफ सेम थिंग। यानी कि आप कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा जाए, यूनियन गवर्नमेंट लिखा जाए या पार्लियामेंट लिखा जाए, तो आप समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। जैसे अब आपका नाम घर पे स्कूल या कॉलेज में क्या है, राहुल है, घर पे आपको काकू बुलाते हैं, अब आपको राहुल नाम से बुलाएं या काकू नाम से बुलाएं, इज वन सेम थिंग ना। ऐसे ही जब स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, तो आप उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलो या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बोलो, ये लैंग्वेज है, देखो आपको समझनी पड़ेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट को हम किस किस नेम से बोल सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नेम से बोल सकते हैं, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के नेम से बोल सकते हैं, इज वन ऑफ सेम थिंग, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, नोट विद स्टैंडिंग, आय हाय कितना प्यारा वर्ड है, नोट विद स्टैंडिंग। नोट विद स्टैंडिंग मतलब कहीं पर कुछ भी लिखा हो हमको कोई लेना देना नहीं है, जो बोल दिया मैटर खत्म, बात खत्म, बस हमारी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। आप अपने पेज पर कहीं पर भी लिख सकते हैं नोट विद स्टैंडिंग। नोट विद स्टैंडिंग मीन्स कहीं पर कुछ भी लिखा हो हमको लेना देना नहीं है, कुछ भी हमारी ही चलेगी, ठीक है। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लोज टू, यानी कि ये क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि बिल्कुल वही लैंग्वेज, मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, वही कह रही हूं जो इसने लिखा है। क्या लिखा है, हमको कुछ भी लेना देना नहीं है क्लोज टू में, ठीक है। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 1 इन द 7th शेड्यूल। अब ये क्या कह रहा है कि देखिए ये क्या बोल रहा है, लिस्ट 1 में पूरी एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, यानी कि लॉ लिखने की पूरी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। अब हम देखो इसका क्रक्स निकाल लेते हैं लाइन बाय लाइन, देखो मैंने लिखा हुआ है नीचे, ये क्या कह रहा है, लिस्ट 1 जो कि शेड्यूल 7 में दी गई है, लॉ लिखने की पूरी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। अब ऐसे ही ये जो हमारी लिस्ट 2 आती है, अब ये क्या कह रहा है, क्लोज टू पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लोज 1। देखिए अब ये कितनी प्यारी लैंग्वेज है, क्या लिखा है, पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लोज 1, यानी कि सब्जेक्ट टू का मतलब है, सब्जेक्ट टू क्लोज 1 का मतलब है अप्रूवल मिले तो किसकी, पार्लियामेंट तो है ही है, यदि सब्जेक्ट टू मीन्स अप्रूवल मिले तो किसके, क्लोज 1 की। देखिए समझना पड़ेगा, पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लोज 1 द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज ऑल्सो पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 3 इन द 7th शेड्यूल। देखिए अब ये क्या बोल रहा है इसमें, यानी कि क्या बोल रहा है, लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। ये कह रहा है क्लोज 2 में पार्लियामेंट तो है ही है, एंड सब्जेक्ट टू क्लोज 1 अगर परमिशन दे तो, यानी कि अगर परमिशन दे तो क्या है, क्लोज 1 भी ये लिख सकता है, क्या, लेजिस्लेचर। देखो नोट विद स्टैंडिंग मैंने आपको बताया, एक सेकेंड, नोट विद स्टैंडिंग का मतलब मैंने क्या बताया, अगर जो हमने बोल दिया वही सत्य है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लो घर में बीवी है, ठीक है, बीवी ने जो बोल दिया वही सत्य है, उसने बोल दिया आपको ये खरीदना है तो यही खरीदना है, बात खत्म, बात खत्म। अब यहाँ नोट विद स्टैंडिंग कौन हुआ, बीवी, ठीक है। अब सब्जेक्ट टू का मैंने आपको बताया परमिशन मिले तो, यानी कि अगर अप्रूवल मिले तो उसकी भी चल सकती है, उसकी भी किसकी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की भी यहाँ
वो लेजिस्लेचर लिख सकती है, लॉ को लिख सकती है। पार्लियामेंट तो लिखेगा ही लिखेगा, यदि पार्लियामेंट सब्जेक्टों को परमिशन दे तो स्टेट गवर्नमेंट की भी चल सकती है। अब देखो, अब यहाँ हस्बैंड है, हस्बैंड को परमिशन मिले किसकी, बीवी की। तो अगर बीवी बोलेगी ना तो ये खरीदना है, ये प्रोडक्ट आपको खरीदना है तो ही आप खरीद पाओगे, अदरवाइज नहीं खरीद पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लो हस्बैंड सोचता है आई वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ माय वाइफ, अप्रूवल ऑफ माय वाइफ, तो यहाँ अप्रूवल ऑफ माय वाइफ कौन है, नॉट विद स्टैंडिंग यानी कि बीवी, ठीक है। सब्जेक्ट तो कौन हुआ, हस्बैंड, ओके। तो अब इसका हम क्रक्स क्या निकालेंगे, नीचे मैंने दे रखा है आपको क्रक्स 2, ये देखो लिस्ट 3 में शेड्यूल 7 में पार्लियामेंट तो लो लिखेगा ही लिखेगा, साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है, लेजिस्लेचर लिख सकती है, यदि उसको सब्जेक्ट टू क्लोज 1 अगर परमिशन दे तो। अब नेक्स्ट आता है 3 हमारा है ही नहीं, ओमिट हो चुका है, ओके। अब आता है हमारा पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूड to in a state notwithstanding that such matter is a matter enumerated in the state list। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको क्या बताया, लिस्ट 1 में मैंने आपको बताया शेड्यूल 7 में जो लेजिस्लेचर लिखने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। देखो ये मैंने आपको क्रक्स दे रखा है। लिस्ट 3 में क्या है, लिस्ट 3 क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ लिस्ट 3 को क्या बोलते हैं हम, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें कौन कौन आता है, पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास इसमें पावर है क्या, लेजिस्लेचर लिखने की। अब बात आती है यूनियन टेरिटरी सॉरी यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि इनका लो कौन लिखेगा, ठीक है। यानी स्टेट में तो स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है और सेंट्रल पर सेंट्रल इन्वॉल्व हो जाता है। तो फिर जो यूनियन टेरिटरी है, लाइक दैट चंडीगढ़ हो गया हमारा, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इनके ऊपर लो लिखने की पावर किसके पास है, तो इसके ऊपर बोला गया कि इसके ऊपर भी यूनियन टेरिटरी पर भी लो लिखने की पावर किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास होगी, ठीक है। तो तीनों केसेज में पावर जो है लो लिखने की किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। आ गया समझ में। अब आगे चलते हैं, आर्टिकल 254, आर्टिकल 254 देखो। अब आर्टिकल 254 क्या कहता है, पहले आप मेरे को समझे फिर मैं आपको बताती हूँ ये क्या बोल रहा है। जब भी कभी झगड़ा हो जाए ना, इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन जब भी कभी झगड़ा हो जाए ना, तो आर्टिकल 254 लगता है। क्या लगता है, 254 लगता है। झगड़ा किसके बीच में होगा, देखो भाई एक लिस्ट है, लिस्ट 3 याद करो, मैंने क्या बताया था आपको, लिस्ट 3 इज अ कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, लो लिख सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, वो लो लिख सकती है। जब दोनों के पास पावर है, दोनों साथ में बैठे हैं या अलग अलग भी बैठे हैं, सुन रहे हो ना, हाँ मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, जब दोनों अलग अलग बैठे हैं, इट मे हैपन, दोनों का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है ना, हो सकता है यार, हो सकता है। अब जैसे हम घरों में भी होते हैं, हम घरों में कितने मेंबर होते हैं, सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, तो डिस्कशन करते हैं या मीटिंग करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। तो कभी कभी दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए दोनों के बीच में, इसको लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया है, आर्टिकल 254 को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आर्टिकल 254 बोलता है कि झगड़ा हुआ तो किसकी चलेगी, यस। अब लैंग्वेज को समझो कि ये क्या कह रहा है। इफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, देखो मैंने आपको स्टेट गवर्नमेंट का अदर नेम बताया था, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, या आप समझ जाना कि किसकी बात कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। यानी कि कोई प्रोविजन है जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, इज रिपग्नेंट, कितना प्यारा वर्ड है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब डिफरेंस है दोनों के विचारों में, दोनों के थिंकिंग में, ओपिनियन में, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस है, तो क्या होगा,
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो क्या होगा, देखो, इट इफ एनी प्रोविजन ऑफ अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट इज रिपग्नेंट, मीन्स डिफरेंस है टू एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी कि किसी भी लॉ के प्रोविजन को लेकर मेड बाय द पार्लियामेंट इज competent to enact or to any provision of any existing law with respect to one of the matter enumerated in the concurrent list, the subject to the provision of clause 2, the law made by parliament whether passed before or after the law made by the legislature of such state, or as the case may be, the existing law shall prevail and the law made by the legislature of the state shall to the extent of the repugnancy be void। वाओ मैम, क्या लैंग्वेज है, साडे पल्ले था कुछ नहीं पाया। मैं बता रही हूँ आपको, देखो ये क्या कह रहा है, नहीं समझ में आई ना आपको, मैं समझाती हूँ। ये कह रहा है कि एक लिस्ट 3 है और ये कौन सी लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है लेजिस्लेचर को लिखने की। से फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट ने एक लॉ लिखा 2009 में, ठीक है, अब मैं यहां लिख लेती हूँ 2009 में को, ठीक है, 2009 में क्या लिखा, एक लॉ लिखा और सेंट्रल गवर्नमेंट को 2023 में, ये किसने लिखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ना 2023 में लगा कि इसको चेंज होना चाहिए, ये लॉ को चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि 2020 जो 2009 में जो लॉ लिखा गया था वो बहुत पुराना हो चुका है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा कि ये लॉ क्या है, चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है, तो कुछ नया लेकर आना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा, तो ये 2023 में नया लॉ लेकर आई स्टेट गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट ने अब यहाँ बोला कि जो लॉ हम पहले लिख चुके हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेट गवर्नमेंट बाद में लिखता है, तो लॉ तो पार्लियामेंट का ही प्रीवेल करेगा। यानी कि यहाँ सीधी सी बात है, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो बोल रही है कि जो लॉ हमने लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे वाला लॉ आना चाहिए, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि जो लॉ हमने पहले ही लिख दिया उसको चेंज करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, जो हमने लिख दिया वो सत्य है, ठीक है। तो ये बोला गया कि कभी भी झगड़ा न हो, तो इसके लिए पार्लियामेंट ने जो पहले लॉ लिखा है या बाद में स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि इसको चेंज करना चाहिए, तो चलेगी किसकी, पार्लियामेंट की ही चलेगी, स्टेट गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकती, ओके। यानी कि लॉ क्या कहता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखा हो या स्टेट गवर्नमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखा हो, उसको चेंज करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो सिर्फ किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या रिपग्नेंसी है, मींस यानी कि विचारों में डिफरेंस है, मान लो कि 10 पॉइंट्स हैं, उसमें से 6 पॉइंट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एसेंट है, तो बाकी के जो 4 पॉइंट है उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एसेंट नहीं है, तो उनके ऊपर भी लॉ लिखने की पावर किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। बात खत्म है यहाँ पर कि सिर्फ चलेगी तो चलेगी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चलेगी, ठीक है। अब आगे आता है वेयर ऑन, तो क्लोज टू में ये क्या बोल रहा है, क्लोज 2 में बोला गया कि where a law made by the legislature of a state with respect to one of the matter enumerated in the concurrent list contain any provision repugnant to the provision of any earlier law made by parliament or existing law with respect to the matter, then the law so made by the legislature of such state shall, if it has been reserved for the consideration of the president and has received his assent, prevail in that state। देखो ये क्या कह रहा है मैं बताती हूँ। तो क्लोज 2 में बोला गया कि अगर स्टेट चाहता है जो उसने बोला है वही चले, यानी कि 2009 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने
लेजिस्लेचर लिखा था और अब 2023 में स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि उसको चेंज होना चाहिए, यदि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो स्टेट को रिजर्वेशन लेनी पड़ेगी। ये देखो, तो इफ इट हैज बीन रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हैज रिसीव्ड हिज एसेंट प्रिवेल इन द स्टेट, तो ये क्या कह रहा है कि उसको किसकी क्या करनी पड़ेगी, उसको रिजर्वेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, प्रेसिडेंट एंड हैज रिसीव्ड हिज एसेंट प्रिवेल इन द स्टेट। ठीक है, उसको क्या करनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट लेनी पड़ेगी और उसके साइन करवाने पड़ेंगे। तो वो अब जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ प्रेसिडेंट की ऑफ इंडिया की एसेंट ले लेता है और उसके ऊपर सिग्नेचर करवा लेता है, जो 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविजन लिखा था। ठीक है, अब साइन करवा लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, तो अब स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो अब तो हमारी चलेगी, किसकी चलेगी, हमारी चलेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट की अब 2009 में जो पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखा था, अब स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर अप्रूवल ले ली, किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। अब क्या है, लो चेंज हो गया, अब किसकी चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब देखो, तो अब उसने बोला, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला देखो अब हमारी चलेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमने एसेंट ले ली। तो भाई अब क्या हुआ, पार्लियामेंट को आया गुस्सा और बोला वाह बेटा, हमारी बिल्ली हमी से में आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से तुम अप्रूवल तो ले आए। पार्लियामेंट ने किसको बोला, स्टेट गवर्नमेंट को, तुम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल तो ले आए, लेकिन सुनो सुनो ध्यान से सुनो, तुमको प्रेसिडेंट ने ये अप्रूवल दी है, माना हमने कोई लॉ लिखा था 2009 में। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, हमने लॉ लिखा था 2009 में। ठीक है, और तुमने अब 2023 में कोई लॉ लिख दिया, तो इसके ऊपर किसकी चलेगी, तुम्हारी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, ये रहा स्टेट गवर्नमेंट। ओके, यानी कि जो हमने पहले लॉ लिखा था उसको तुम कट कर दोगे, यानी कि 2009 की बात कर रहा है कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ लिखा था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, जो हमने लॉ लिखा था ना उसको तो तुम कर दोगे कट, और अब तुम अपने वाला क्या कर लोगे, अप्रूवल ले ली तुमने अपने वाले की। परंतु ये क्या है, कहीं पर नहीं लिखा कि जिसको तुमने लिखा है उसके ऊपर तुमको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल मिल गई है, तुमने तो नहीं लिखा ना। तो जो हमने पहले वो वाला जो लॉ लिखा है उसको तुम काट सकते हो, यानी कि कब लिखा था वो, हमने 2009 में लिखा था। कब लिखा था, ये कह रहे कि जो हमने लॉ पहले लिखा है ना, जिसके ऊपर तुम अप्रूवल लेकर आए हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, ध्यान से सुनना पड़ेगा, जो हाँ मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, जो मुझे कैमरे की उस तरफ देख रहे हैं, उसके ऊपर तुम स्टेट गवर्नमेंट से बोल रहा है कि तुम अप्रूवल तो ले आए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट अगर कुछ लिख दे, उसको नया बना दे, उस मैटर के ऊपर कुछ लिख दे उसके ऊपर 2024 में, तो वो जो 2023 में जिसके ऊपर तुम अप्रूवल लेकर आए थे ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो कट जाएगा और हमारे वाला ही लॉ प्रीवेल करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यानी कि चलेगी किसकी, पार्लियामेंट की। अब नेक्स्ट में ये क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लोज, इस क्लोज में कहीं पर भी ये माना नहीं गया है, पार्लियामेंट को ये क्लोज हटाता नहीं है, मीन्स प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लोज शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम एनेक्टिंग एट एनी टाइम एनी लॉ with respect to the same matter, including a law adding to amending, varying or repealing the law so made by the legislature of the state। मीन्स ये क्या कह रहा है कि इसमें जो इंपॉर्टेंस दी गई है ना, वो किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। कुल मिलाकर हमने कितने पॉइंट पढ़े हैं, 3 पॉइंट पढ़े हैं, और उनमें हमें क्या बात समझ में आई है, पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किसकी चलेगी, पार्लियामेंट की ही चलेगी। ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट को उसमें जो हमारा फर्स्ट क्लोज था उसमें पार्लियामेंट की चलेगी, ऊपर वाले ये जो 3 पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि आपको रिजर्वेशन लेनी पड़ेगी, तो किसकी चलेगी, स्टेट गवर्नमेंट की चलेगी। मैंने आपको बताया ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की यदि स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल लेकर आ जाती है तो किसका लेजिस्लेचर काम करेगा,
स्टेट गवर्नमेंट का, तो किसकी चलेगी? स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन यदि उस स्टेट गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेचर लेकर आई है, जो लॉ लेकर आई है, उसके ऊपर पार्लियामेंट यदि अपना नया लेजिस्लेचर लिख देती है, तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल लेकर आई थी ना, वो फेल हो जाएगा, फिर उस पर किसकी चलेगी? पार्लियामेंट की चलेगी। एंड थर्ड ये जो कह रहा है कि पार्लियामेंट आफ्टर रिजर्वेशन, आफ्टर रिजर्वेशन यानी कि कुछ नया ले आए, तो मैंने आपको यही बताया, तो किसकी चलेगी? पार्लियामेंट की चलेगी। ओके, आया समझ में आपको? अब आता है हमारा आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246A क्या करे कि आज की जो क्लास का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 246A। देखो इसमें से ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें क्या करे? नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254। ये क्या कह रहा है? जो तुम आर्टिकल 246 और 254 में पढ़कर आए हो ना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। इनमें जो आप पढ़कर आए हो हमें कोई मतलब नहीं है। आप बोलोगे मैम फिर हमें क्यों पढ़ाया? अरे बाबा, मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि आज भी हर जगह जीएसटी नहीं लग रहा, अभी भी पुराने लॉ लग रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल्स है ना तुम्हारे काम आएंगे। बट आर्टिकल 246A क्या कहता है? ये कहता है कि 246 और 254 बाद में, मतलब क्या कह रहा है आर्टिकल 246A? क्या कह रहा है आर्टिकल 246? एक सेकेंड, आर्टिकल 246 क्या कह रहा है? 246A, आर्टिकल 246A हमें क्या कह रहा है? 246 और 254 आर्टिकल भाड़ में गया, गो टू हेल। गियो, वो डायलॉग सुना है ना आपने? गियो ठाकिर तो गियो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 246A। यानी कि पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लोज टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड बाय ओवरराइडिंग इफेक्ट। यानी कि जीएसटी में लॉ कौन लिखेगा? पार्लियामेंट, और स्टेट भी लिखेगी। अगर क्लोज टू परमिशन दे तो नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल सब्जेक्ट टू क्लोज टू। अगर क्या कह रहा है? अगर क्लोज टू परमिशन दे तो। अब दोनों के पास पावर है, किसके पास? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है ना वो यहाँ थोड़ी रुकी हुई है, ठीक है। और हमें क्या है? हमने क्लोज टू, क्योंकि हमने अभी जो है ना क्लोज टू पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि क्लोज टू में ये क्या कह रहा है। यहाँ पर जो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। लेकिन स्टेट जो गवर्नमेंट है ना उसके पास जो पावर है ना वो भी थोड़ी कम है। अब देखो ये क्लोज टू में क्या कह रहा है? पार्लियामेंट, एक सेकेंड, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर। वाह, बड़ा मजा आ रहा है यार ये लैंग्वेज को पढ़ने में। ये क्या कह रहा है? पहले हम कंप्लीट इसको पढ़ते हैं, ये बोल क्या रहा है, इसकी लैंग्वेज क्या है। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ with respect to goods and services tax where the supply of goods or of services or both taxes take place in the course of interstate trade or commerce। देखो ये क्या कह रहा है? इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स। यहाँ पर इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ कॉमर्स हुई है, ठीक है। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट में यदि आप गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाई कर रहे हैं तो लॉ बनवाने की जो पावर है ना किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। यानी कि आप हरियाणा से जयपुर या फिर जयपुर से राजस्थान, यानी कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट आप कुछ भी सर्विस दे रहे हैं या गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर लॉ लिखने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। क्लोज टू में हमें क्या समझ में आया? लॉ लिखने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। लेकिन क्लोज टू में हमें क्या समझ में आया? जो लॉ लिखने की पावर किसके पास है? वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जो हम कोई भी गुड्स है या कोई भी सर्विस है उसको सप्लाई करते हैं तो उसकी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो आज हमें आर्टिकल 246 ने हमें क्या समझाया?
सेकेंड, आर्टिकल 246 ने हमें क्या 246A ने हमें क्या समझाया कि जब लोकल सप्लाई होती है तो लॉ लिखने की पावर दोनों के पास होती है। लोकल पावर मींस हरियाणा टू हरियाणा, पंजाब विद इन स्टेट, पंजाब की पंजाब में ही सप्लाई गुड्स की सर्विस की, जयपुर की जयपुर में ही सप्लाई गुड्स एंड सर्विस की, राजस्थान की राजस्थान में ही सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी कि विद इन स्टेट। ठीक है, इसलिए जो दो कंपोनेंट्स खुलते हैं, यदि आप विद इन स्टेट गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई करते हो, गुड्स एंड सर्विस की आप सप्लाई करते हो, तो वहां पर कौन से दो कंपोनेंट्स खुलते हैं, CGST और एक SGST। ठीक है, लेकिन जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट, हरियाणा टू पंजाब, पंजाब टू राजस्थान, जब ऐसे सप्लाई करते हो तो वहां क्या होता है, एक कंपोनेंट्स खुलता है जिसको हम बोलते हैं IGST। तो यहाँ पर लॉ लिखने की पावर किसके पास होती है, जब आप वन स्टेट टू अनदर स्टेट सप्लाई करते हो तो वहां पर लॉ लिखने की पावर, वन स्टेट टू अनदर स्टेट सप्लाई करते हो तो वहां पर लॉ लिखने की पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास है। इसलिए कंपोनेंट्स खुलता है IGST। अब हम GST के अलग अलग हमें कंपोनेंट्स पता लग गए हैं, जैसे CGST है, सर्विस है और बोथ है, और IGST है, यानी कि ये अलग अलग 3 कंपोनेंट्स है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या रीड किया, आर्टिकल कौन कौन से रीड किए, 265 आर्टिकल्स 246, आर्टिकल 254, आर्टिकल 246A। अभी 2 आर्टिकल और बचे हैं हमारे, करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। अभी आपको मैंने करवाया ना तो आप लेट जाओगे, सच में लेट जाओगे, क्योंकि मुझे आज के लेक्चर को बोरिंग नहीं बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर को भी मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि इंटरेस्टिंग रहे। तब तक आप इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ें, और जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं किया है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज सी दिस लेक्चर। एंड आपको हमारा आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें। तब तक आप हंसते रहें, खुश रहें, बाय बाय।